इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक सवाल, एक लड़की की जिंदगी में सबसे खुशहाल पल कौन सा होता है? बेशक उसकी शादी का और शादी के बाद पूरे होने वाले सपनों का। और इन्हीं सपनों में से एक होता है उस शादी के बाद होने वाला हनीमून। बेशक हर लड़की चाहती है कि उसका पार्टनर उसके साथ खुशहाल हनीमून बिताए, बहुत रोमांटिक हनीमून हो, वो कहीं दूर घूमने जाएं, और ये सब कुछ एक सपना होता है। और जब लड़की किसी रईस घराने से हो तो ये सपने और ज्यादा बड़े हो जाते हैं, क्योंकि पैसों की कोई कमी होती नहीं है और सब शौक आराम से पूरे हो जाते हैं। लेकिन तब क्या होगा जब वो हनीमून ही उसकी जिंदगी का अंतिम दिन बन जाए? और उससे ज्यादा दिक्कत की बात यह है कि उस लड़की के साथ हुआ सब कुछ कभी सुलझ भी ना पाए। जी हाँ, मैं यहाँ बात करने वाला हूँ एनी दीवानी की, वो लड़की जो शादी के बाद अपना हनीमून मनाने के लिए साउथ अफ्रीका गई और वहां से वापस तो लौटी, लेकिन लाश बनकर। जी हाँ, सब कुछ आपको इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया पॉडकास्ट का एक और बहुत ही कमाल का एपिसोड। आप प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और कमेंट्स में पिक में लिख दें, ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। मैं पहले ही आपको बता दूं कि इस कहानी के अंदर बहुत सारे ट्विस्ट हैं और एंड तक ये समझ नहीं आता कि कौन सच बोल रहा था और कौन झूठ। तो आप प्लीज इसको खुद ही सोच लीजिएगा कि यहाँ आखिर क्या हुआ होगा। वैसे एंड में मैं आपको मेरी थ्योरी भी बताने वाला हूँ। 12 मार्च 1982 का दिन, जब एनी नाम की लड़की स्वीडन के मैरियस्टाडा शहर में रह रहे हिंदोचा परिवार में हुआ। वैसे तो ये हिंदोचा परिवार भारत का था, लेकिन ये एनआरआई बनकर स्वीडन में रह रहे थे और वहां इनका खुद का बिजनेस था और अच्छे मोटे पैसे कमा रहे थे। अगर आप बचपन की एनी की फोटोज देखें तो देखकर ही आपको लग सकता है कि ये लड़की हमेशा खुश मिजाज रहने वाली लड़की है और आसपास के माहौल को भी हमेशा हसीनुमा बना के रखती है। जिसके बाद इसने इनोवेशन इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर एरिक्सन कंपनी में जॉब स्टार्ट कर दी और इसी जॉब के सिलसिले में इसे कई बार स्वीडन से लंदन आना जाना पड़ता रहता था। और इसी लंदन आने जाने के सिलसिले में सन 2009 में एनी की मुलाकात लंदन के ही रहने वाले श्रियन दीवानी से हुई। अब ये श्रियन दीवानी कौन था? तो असल में ये भी भारत का रहने वाला लड़का था, लेकिन एनआरआई बनकर इंग्लैंड में रह रहा था। इसके परिवार का भी एक अच्छा खासा बिजनेस था और ये भी बहुत मोटे पैसे वाले थे। तो जब एनी और श्रियन पहली बार आपस में मिले तो इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और ये प्यार जल्दी जल्दी अब रिलेशनशिप में बदलने वाला था और ये रिलेशनशिप अब जल्दी ही शादी में बदलने वाला था। जी हाँ, एनी ने श्रियन के बारे में अपने परिवार वालों को बताया और यहाँ श्रियन ने अपने परिवार वालों को एनी के बारे में बताया। दोनों के परिवार वाले एक दूसरे से मिले, दोनों को बच्चे बहुत पसंद आए और यहाँ अब इन दोनों की शादी फिक्स करवा दी गई। लेकिन इन दोनों के परिवार वालों ने मिलकर ये फैसला ले लिया था कि वो ये शादी बजाय स्वीडन या फिर इंग्लैंड के वो बल्कि अपने मूल देश भारत में ही जाकर करेंगे। और यहाँ उन्होंने मुंबई के एक 5 स्टार होटल को बुक किया और अब शादी की डेट फिक्स हो चुकी थी। 29 अक्टूबर 2010 का दिन था जब इन दोनों की शादी उस आलीशान होटल के अंदर कर दी गई थी। अब यहाँ शादी तो हो चुकी थी, वापिस ये परिवार अपने अपने देश लौट चुके थे और अब यहाँ बारी थी हनीमून की। और यहाँ हनीमून के लिए श्रियन दीवानी ने साउथ अफ्रीका का टूर प्लान किया और यहाँ उसने 7 नवंबर 2010 के दिन फ्लाइट बुक करी और वो उसी दिन केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट साउथ अफ्रीका पहुंच गए। और यहीं से अब इनका हनीमून स्टार्ट होने वाला था। और यहीं से केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रहते हुए ही इन्होंने एक डोमेस्टिक फ्लाइट बुक करी और वो फ्लाइट सीधा इन्हें क्रूगर नेशनल पार्क लेकर गई और यहाँ उन्होंने जंगल सफारी का बहुत मजा लिया। अगले 4 दिनों तक अब ये जोड़ा इसी नेशनल पार्क में रह रहा था और यहाँ इन्होंने वाइल्ड लाइफ को बहुत पास से महसूस किया। दिन आया 12 नवंबर 2010 का, जब ये वापस उस डोमेस्टिक एयरपोर्ट से केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचते हैं और यहाँ एयरपोर्ट पहुंचने के बाद ये सीधा उस एयरपोर्ट से केप ग्रेस होटल के लिए टैक्सी बुक करते हैं। असल में यह होटल पूरे केप टाउन का सबसे महंगा और सबसे आलीशान होटल आज भी माना जाता है। खैर, अब वो होटल पहुंच चुके थे और यहाँ वो अब पूरा दिन होटल में ही बिताना चाहते थे। खैर, 12 नवंबर 2010 की रात को वो बाहर निकले और डिनर करके वापस अपने होटल में घुस गए। अगला दिन आ गया 13 नवंबर 2010 को भी ये जोड़ा पूरा दिन होटल में ही रुका और यहाँ शाम के 6:30 बज चुके थे जब श्रियन और एनी कमरे से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए। और यहाँ अब वो दोनों सूटेड बूटेड थे, इन्होंने बढ़िया ड्रेस डाली हुई थी और ये यहाँ तैयार होकर होटल के ही बार में पहुंचे। यहाँ बार में उन्होंने दारू वगैरह पी और यहीं पर बैठकर वो अब अपने ड्राइवर के आने का इंतजार करने लगे। असल में यहाँ इनका उस दिन का नहीं बल्कि नाइट का प्लान था और वो नाइट प्लान करने के लिए इस केप टाउन शहर की नाइट लाइफ को एंजॉय करने वाले थे। अब वो पैदल तो कर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने टैक्सी बुक की हुई थी और ये वही टैक्सी थी जो इन्हें एयरपोर्ट से होटल लेकर आई थी। यहाँ बीच में ही श्रियन ने उस टैक्सी वाले का नंबर ले लिया था और उसे कहा था कि तुम ही हमें घुमा देना, जैसे कि आमतौर पर सभी करते हैं। और यहाँ वो टैक्सी वाला अब आने वाला था। इस टैक्सी को चलाने वाले ड्राइवर का नाम जोला टोंगो था। आप इस जोला टोंगो को अब माइंड में बनाकर रखिएगा। अब यहाँ पर तीसरा कैरेक्टर एंटर कर चुका है।
है। ये अपने पास खुद की फोक्सवैगन शेरन गाड़ी चलाया करता था। रात के तकरीबन 8 बज चुके थे और अब यहाँ जोला टोंगो अपनी गाड़ी लेकर होटल के बाहर पहुंच चुका था और यहाँ उसने श्रेयन दीवानी को मैसेज किया और मैसेज पढ़ते ही श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी होटल से बाहर निकले और सीसीटीवी में भी कैद हुए कि वो जाकर सीधा गाड़ी में बैठ रहे हैं। लेकिन यहाँ एनी दीवानी को कोई अंदाजा नहीं था कि वो इस होटल से अंतिम बार एग्जिट कर रही है, वो कभी इस होटल के अंदर वापस मुड़कर नहीं आएगी। यहाँ गाड़ी में बैठते ही श्रेयन दीवानी जोला टोंगो से कहता है कि वो किसी ऐसे रेस्टोरेंट पर ले चले जहां बहुत अच्छी सुशी मिलती हो। वैसे तो यहाँ बहुत सारे आसपास सुशी वाले रेस्टोरेंट थे, लेकिन एक अच्छा रेस्टोरेंट यहाँ जोला टोंगो ने उसे सजेस्ट किया और वो यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर स्ट्रैंड इलाके में था। तकरीबन रात के 9:30 बजे वो इस रेस्टोरेंट में पहुंचे और यहाँ उन दोनों ने मिलकर डिनर किया। तकरीबन 1 घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे के आसपास इस होटल से बाहर निकलते हुए दिखाई दिए और वापस जाकर अपनी गाड़ी में बैठ गए और अब इन्हें गाड़ी में बैठकर वापस अपने होटल जाना था। लेकिन यहाँ वो गाड़ी बजाय सीधे रास्ते के जाने के, वो गाड़ी सीधा यहाँ से गुगलेथू होते हुए अब होटल जा रही थी और ये गुगलेथू इस शहर की चमक दमक से बिल्कुल अनजान एक बहुत ही डरावना और बहुत ही सुनसान इलाका था। और जैसे ही वो इस इलाके को पार कर रहे थे तभी एक मोड़ आया और मोड़ने के लिए यहाँ जोला टोंगो ने गाड़ी को स्लो किया। तभी उनके आगे वाले शीशे पर किसी चीज के लगने की बहुत तेज आवाज आई और यहाँ एकदम से तीनों अंदर बैठे लोग चौंक गए कि ये आवाज कैसी थी। तभी जोला टोंगो ने गाड़ी को थोड़ा और आहिस्ते किया और उसने जैसे ही लाइट ऑफ करके साइड में देखा तो उसे वहां 2 लोग खड़े हुए दिखाई दिए और उसमें से एक ने ही अपना हाथ जोर से उस गाड़ी के शीशे के ऊपर मारा था। ये दोनों लोग हथियारों से लैस थे, इनके हाथों में बंदूक थी और अब वो दोनों इस गाड़ी के सामने खड़े थे। इससे पहले कि ये तीनों अंदर बैठे कुछ समझ सकते, वो दोनों आदमी जो बाहर खड़े थे उनमें से एक तो आगे वाली पैसेंजर सीट पर जाकर बैठ जाता है, जबकि दूसरा पीछे से गाड़ी का दरवाजा खोलकर एनी और श्रेयन के बराबर में जाकर बैठ जाता है। जिसके बाद पीछे वाले आदमी ने ही श्रेयन से उसकी घड़ी, उसका मोबाइल, उसका पर्स और जितना भी कैश वो दोनों लिए हुए थे वो सारा छीन लिया। जिसके बाद उन दोनों ने गाड़ी को साइड में रुकवाया और यहाँ जोला टोंगो को लात मारकर गाड़ी से बाहर निकाला और उन दोनों में से एक ने गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला और वो उस गाड़ी को बहुत तेजी से वहां से भगा कर ले गए। तकरीबन 20 मिनट हो गए थे, अब गाड़ी चल रही थी और इन 20 मिनटों बाद उन्होंने गाड़ी फिर से रोकी और अब यहाँ पीछे बैठे श्रेयन को भी धक्के मारकर उस गाड़ी से बाहर निकाल दिया और अब गाड़ी में सिर्फ एनी दीवानी बची थी और वो 2 किडनैपर साथ में थे। अब श्रेयन दीवानी पीछे रह चुका था और वो गाड़ी अब आगे फिर बढ़ चुकी थी। उस वक्त रात के तकरीबन 12 बज चुके थे और यहाँ श्रेयन उस भरी रात में आस पड़ोस के लोगों के दरवाजे खटखटा रहा था, पीट रहा था, रो रहा था कि कोई तो उसकी मदद कर दो। उसके पास ना ही मोबाइल था, उसके पास ना ही कोई पैसा था और यहाँ इस तरह से दरवाजे पीटते हुए किसी एक आदमी ने उसकी मदद करी और यहाँ पुलिस को फोन किया। अब थोड़ी देर बाद ही साउथ अफ्रीका की पुलिस वहां मौके पर पहुंची और यहाँ श्रेयन दीवानी सब कुछ पुलिस को बताता है कि अभी अभी उनके साथ क्या हुआ। लेकिन जैसे ही पुलिस को यह पता लगता है कि एनी और श्रेयन दीवानी ब्रिटिश नागरिक हैं और यहाँ हनीमून मनाने के लिए आए थे, तो उनके कान और ज्यादा खड़े हो जाते हैं और यहाँ अब वो और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। आनन फानन में एक स्पेशल यूनिट तैयार की गई और वो स्पेशल यूनिट अब एनी दीवानी को ढूंढने का काम कर रही थी। रात के 12:48 का समय आया और अब यहाँ पुलिस श्रेयन को लेकर उसके होटल में पहुंची और वहीं पर बैठाकर उससे उसके बयान लिए। रात के तकरीबन 1:30 बज चुके थे, सोया कोई नहीं था और यहाँ अब पुलिस को वो टैक्सी ड्राइवर जोला टोंगो भी मिल गया और उसे भी पुलिस उठाकर उसी होटल में लेकर आई और उसे भी वहीं बैठाया और उसके भी बयान यहाँ दर्ज करवाए गए। अच्छी बात यह थी कि दोनों के बयान मैच हो रहे थे, यानी कि श्रेयन दीवानी और जोला टोंगो के। खैर, इन दोनों का बयान लेने के बाद अब पुलिस स्वीडन में बैठे इन दोनों के पेरेंट्स को फोन करती है और यहाँ हुई एनी दीवानी के किडनैपिंग की जानकारी उनको देती है। एनी की किडनैपिंग की बात सुनकर उसके पिता बहुत परेशान हुए और उन्होंने आनन फानन में ही केप टाउन पहुंचने के लिए अपनी फ्लाइट बुक करवाई। उन्हें लग रहा था कि ये जरूर फिरौती का मामला होगा और वो अपने पास बहुत मोटा पैसा अपने बैंक में डलवा कर तुरंत वहां के अपने लोकल एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं और वहां बैठकर इंतजार करने लगे अपनी केप टाउन की फ्लाइट का। पूरी रात बीत गई लेकिन यहाँ एनी का कोई पता नहीं चला। अगला दिन आ गया, यानी कि 14 नवंबर 2010 और सुबह तकरीबन 7:15 बजे खाइलीचा नाम की बस्ती, जो कि साउथ अफ्रीका की एक बहुत ही खूंखार बस्ती भी मानी जाती है, और उसी बस्ती में पुलिस को यहाँ वो फॉक्सवैगन की गाड़ी मिल जाती है जो कि जोला टोंगो की थी। और पुलिस जब इस गाड़ी के अंदर जाकर देखती है तो यहाँ इस गाड़ी की पिछली सीट पर पुलिस को एनी दीवानी की खून से लथपथ लाश मिली। एनी के शरीर पर
टोटल 3 गोलियों के निशान थे, एक उसके हाथ पर, एक उसकी सीने पर और एक उसके गले पर। तुरंत आनन फानन में पुलिस ने इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और यहाँ इस गाड़ी को भी फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। तुरंत ये खबर श्रियन को बताई गई और यहाँ उसके पिता विनोद हिंदोचा, जो अभी भी एयरपोर्ट पर बैठकर अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता लगी और एनी की मौत की खबर सुनकर ये दोनों अब और ज्यादा परेशान हो गए। सुबह होते होते ये खबर मीडिया में फैल गई और जैसे ही मीडिया में आई ये खबर आग की तरह दुनिया में फैली। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये दोनों ही बहुत अमीर परिवार से बिलोंग करते थे और दूसरा ये टूरिस्ट के रूप में साउथ अफ्रीका आए थे। अब यहाँ साउथ अफ्रीका की इज्जत का सवाल था। अगर ये केस वो नहीं सॉल्व करते तो यहाँ उनका टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला था। साउथ अफ्रीका के लोकल लोग भी इस बात से बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए क्योंकि यहाँ एक मर्डर हुआ था, वो भी एक टूरिस्ट का। क्योंकि आपको भी पता होगा कि साउथ अफ्रीका की जो मेन कमाई होती है वहाँ के लोकल लोगों की, वो टूरिस्ट ही करवाते हैं। वो इन्हें यहाँ सामान वगैरह बेचते हैं और इनकी अच्छी खासी कमाई हो जाती है। अब यहाँ टूरिस्ट का ही ऐसे मर्डर होगा तो ऑब्वियसली उनको यहाँ गुस्सा तो आएगा ही। अब यहाँ एनी दीवानी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई और उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था कि यहाँ एनी को 3 नहीं बल्कि 1 ही गोली लगी है और वो बहुत ज्यादा पास से मारी गई है। जी हाँ, ये पोजीशन कुछ ऐसी थी जैसे एनी ने अपना हाथ सीने के ऊपर रखा हुआ था और गोली सीधा उसके हाथ को लगते हुए, उसकी कलाई को आर पार करते हुए उसके सीने में घुसी और सीने से ऊपर जाते हुए गर्दन से बाहर निकल गई। मतलब कि एक ही गोली थी और वो आर पार कर चुकी थी शरीर के 3 हिस्सों को। अब ये रिपोर्ट पुलिस के हाथों में थी और अब पुलिस क्राइम सीन पर पहुंची, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी सबूत नहीं मिला जिससे इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। तो इन्होंने दोबारा से उस कार की जांच करी और यहाँ उन्हें वो फिंगरप्रिंट मिल गया जो पहली बार हाथ लगाया गया था शीशे के ऊपर जिससे गाड़ी रुकी थी। जी हाँ, उस फिंगरप्रिंट को पुलिस ने उठाया और उसे अपने डाटाबेस में डाला। 14 नवंबर 2010 को रात 11 बजे तक विनोद हिंदोचा यानी कि एनी के पिता भी अब यहाँ केप टाउन पहुंच चुके थे और वो अब अपनी बेटी की मौत की खबर सुनकर बहुत गहरे सदमे में थे और वो बस चाहते थे कि उसकी बेटी के गुनहगारों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। खैर, जब पुलिस अपना डाटाबेस खंगाल ही रही थी तो यहाँ वो हाथ का निशान मैच हुआ और उस आदमी का नाम जोलीले मेंगेनी था। असल में जोजीले वहां का कोई बड़ा अपराधी नहीं था, बल्कि वो आसपास छोटी मोटी चोरी चकारी करके ही अपना काम धंधा चला रहा था। अब यहाँ पुलिस तुरंत जोजीले की तलाश में लग गई और 16 नवंबर 2010 को ही खाइलीचा बस्ती से ही यहाँ जोजीले को झप लिया गया। अब यहाँ उससे पूछताछ शुरू की गई, लेकिन उसने पूछताछ में ये तो कबूल लिया कि वो गाड़ी के अंदर मौजूद था, लेकिन उसने ये नहीं कबूला कि उसी ने एनी दीवानी के ऊपर गोली चलाई है। जी हाँ, उसने बताया कि जब श्रियन दीवानी को उन्होंने गाड़ी से धक्के मारकर उतारा और वो गाड़ी को जब आगे लेकर गए तो उसका दूसरा साथी यानी कि जिम्बाब्वे दोदा क्वाबे वो गाड़ी को आगे ले जाकर रोकता है और बाहर निकलता है। बाहर निकलने के बाद वो पीछे वाली सीट पर आया और उसने एनी दीवानी के साथ छीना झपटी शुरू करी और इस छीना झपटी में वो एनी का पर्स छीनना चाहता था, लेकिन यहाँ एनी दीवानी ने अपना पर्स देने से मना कर दिया और इसी से गुस्सा होकर यहाँ जिम्बाब्वे दोदा ने अपनी बंदूक निकाली और यहाँ एनी के ऊपर बहुत पास से फायर कर दिया। खैर, अब यहाँ अच्छी बात यह थी कि पुलिस को उसके दूसरे साथी का भी पता लग चुका था और तुरंत अब उसे ढूंढने की शुरुआत की गई। खैर, अब एनी दीवानी की लाश के सारे पेपर्स पूरे हो चुके थे और 16 नवंबर 2010 के दिन एनी की लाश श्रियन दीवानी और उसके पिता को सौंप दी गई और वो उस लाश को एक प्राइवेट जेट में लेटाकर इंग्लैंड ले आए। खैर, अब यहाँ पीछे साउथ अफ्रीका में पुलिस को जिम्बाब्वे दोदा क्वाबे का पता लग गया और 17 नवंबर की रात को उसे भी झप लिया गया। जब पुलिस ने इस जिम्बाब्वे दोदा की हिस्ट्री को खंगाला तो पता चला कि ये तो एक आम नागरिक है, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अब जब उससे पूछताछ की गई तो यहाँ उसने कहा कि वो गाड़ी में जरूर मौजूद था, लेकिन गोली उसने नहीं चलाई बल्कि जोलीले मेंगेनी ने चलाई है। लेकिन यहाँ उसने एक नया नाम लिया। उसने कहा कि उसने ये सब कुछ अपनी मर्जी से नहीं किया, बल्कि एक मोंडे अम्बलम्बो नाम के आदमी ने उसे ये सब करने के लिए कहा था। जब पुलिस के सामने मोंडे अम्बलम्बो का नाम आया तो पुलिस सीधा 18 नवंबर 2010 को उसके घर गई और उसे वहां से उठा लिया गया। असल में मोंडे कहीं और नहीं बल्कि केप टाउन ग्रेस होटल के बराबर में ही मौजूद कोलेजम होटल में एक रिसेप्शनिस्ट का काम किया करता था और यहाँ मोंडे अम्बलम्बो का भी कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। तो जब यहाँ मोंडे से पूछताछ की गई कि उसने ये सब क्यों करवाया तो उसने कहा कि ऐसा उसको करने के लिए जोला टोंगो ने कहा था। जी हाँ, जोला टोंगो उसके पास आया था। उसने कहा था कि उसे किराए का कातिल चाहिए। जोला टोंगो आप समझ ही गए होंगे। जी हाँ, वही ड्राइवर जो उस वॉक्सवैगन की गाड़ी को चला रहा था और जो एनी और श्रियन को घुमा रहा था। अब यहाँ जोला टोंगो का नाम सुनते ही पुलिस के कान खड़े हो गए कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, वो तो खुद पीड़ित था। खैर, अब पुलिस जोला टोंगो की तलाश में लग गई, लेकिन तब तक जोला टोंगो वहां से फरार हो चुका था। खैर, अब 2 दिन का समय बीत गया और 20 नवंबर 2010 के दिन यहाँ जोला टोंगो अपने वकील के साथ उसी पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर देता है। लेकिन पुलिस स्टेशन पहुंचते ही उसका वकील उसे निर्दोष बताता है और कहता है कि उसका इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब जोला टोंगो को पुलिस ने बताया कि उन्होंने बाकी सारे
कल्प्रेट्स को पकड़ लिया है, तो यहाँ जोला टोंगो ने अब इस केस की कहानी को बताना शुरू किया। तो अब यहाँ जोला टोंगो ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसने कहा कि ये कोई अचानक से हुआ कांड नहीं था, बल्कि ये प्री प्लान्ड मर्डर था। और यहाँ एनी दीवानी को मारने की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि उसके ही पति श्रेयन दीवानी ने दी थी। और ये बात सुनते ही पुलिस के होश उड़ गए कि अभी 1-2 हफ्ते पहले ही उसने एनी के साथ शादी करी थी और अभी उसने सुपारी भी दे दी अपनी ही पत्नी की। लेकिन अब यहाँ पुलिस को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जोला टोंगो जो बोल रहा है वो सच हो सकता है, क्योंकि यहाँ श्रेयन दीवानी एक बहुत मोटी फर्म था और उसके ऊपर ऐसे हाथ डालना बेवकूफी भी हो सकती थी। लेकिन अब यहाँ जोला टोंगो ने अपनी पूरी कहानी बताना स्टार्ट किया और उसके हिसाब से यहाँ सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालना शुरू किया। तो यहाँ जोला टोंगो के मुताबिक 12 नवंबर 2010 के शाम जब जोला टोंगो केप टाउन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स की तलाश में था, तो यहाँ उसे श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी मिले। जिसके बाद यहाँ जोला टोंगो श्रेयन दीवानी और एनी दीवानी को केप ग्रेस होटल छोड़ने के लिए अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और उन्हें लेकर चलता है। और तकरीबन शाम को 5:15 बजे वो इस केप ग्रेस होटल में पहुंच गए। होटल पहुंचने के बाद श्रेयन ने टोंगो को टैक्सी का किराया दिया और कहा कि तुम अभी यहीं रुको, मुझे तुमसे एक और काम है। जिसके बाद श्रेयन और एनी टैक्सी से उतरे, अंदर गए, सामान वगैरह रखा और यहाँ श्रेयन अकेला अब वापस टोंगो से मिलने के लिए बाहर आया। और यहाँ बाहर निकलते ही वो वापस टोंगो की गाड़ी में बैठा और उसने टोंगो से कहा कि उसे अपनी बीवी का मर्डर करवाना है और इस काम के लिए उसे किराए के कातिल चाहिए हैं और ये काम करने के लिए वो तकरीबन 15,000 रैंड यानी भारतीय करेंसी के हिसाब से 70,000 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन यहाँ श्रेयन ने टोंगो से कहा कि ये मर्डर बिल्कुल भी मर्डर लगना नहीं चाहिए और इसका हमने प्लान बनाया है, ये तो कभी किसी को पता लगना नहीं चाहिए, तो इसलिए तुम ऐसा कुछ प्लान बनाना कि ये बिल्कुल अचानक से हुआ कांड लगे। लेकिन यहाँ श्रेयन की बात सुनने के बाद टोंगो ने उससे कहा कि वो ऐसे किसी कातिल को तो नहीं जानता, लेकिन आपको वो अपने एक दोस्त से इसके बारे में बात करके जरूर बताएगा। खैर अब श्रेयन टोंगो की गाड़ी से उतरा और अपने होटल में वापस चला गया और इसके थोड़ी ही देर बाद तकरीबन 5:45 बजे जोला टोंगो कोलोजियम होटल में पहुंचता है और यहाँ जाकर वो सीधा अबलम्बो से मिलता है और यहाँ उसने उसको पूरी बात बताई और कहा कि उसे किराए के कातिल की जरूरत है। खैर अब यहाँ अबलम्बो ने तुरंत क्वाबे को फोन किया और क्वाबे ने जोलीले को फोन किया। अब यहाँ ये दोनों क्वाबे और जोलीले तैयार हो जाते हैं इस कांड को अंजाम देने के लिए। खैर अगले दिन 13 नवंबर 2010 की सुबह यहाँ श्रेयन दीवानी जोला टोंगो को फोन करता है और कहता है कि उसके पास डॉलर्स हैं, क्या वो डॉलर्स में अपनी पेमेंट ले लेगा। लेकिन यहाँ टोंगो ने मना कर दिया कि उसे रैंड में ही अपनी पेमेंट चाहिए। तो यहाँ उसने फिर उसे अपने होटल बुलाया और ये श्रेयन दीवानी और जोला टोंगो पास ही के एक्सचेंज में गए जहाँ उसने डॉलर्स देकर रैंड खरीदे और अब यहाँ वापस वो अपने होटल आ गए। और फिर उसी रात यानी कि 13 नवंबर 2010 की रात ही वो प्लान के मुताबिक एनी दीवानी का मर्डर कर डालते हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। लेकिन अब यहाँ ये सारी कहानी पुलिस को समझ आ चुकी थी, पर उनके हाथ से श्रेयन दीवानी जा चुका था क्योंकि वो इंग्लैंड में बैठा था और यहाँ वो अब उसे पकड़ने के लिए नहीं जा सकते थे। लेकिन अभी भी यहाँ इन सब के पीछे एक चीज गायब थी और वो था मोटिव। क्या मोटिव था जो श्रेयन दीवानी ने अपनी ही पत्नी का मर्डर करवा दिया, वो भी शादी के सिर्फ 2 हफ्ते बाद। एक ऐसा हनीमून मनाने के लिए वो यहाँ आए जहाँ वो अकेला वापस अपने घर लौटा, उसकी पार्टनर एनी दीवानी लाश बनकर वापस गई। तो यहाँ पुलिस ने इंग्लैंड की पुलिस से संपर्क किया और ये सब कुछ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे उनका जो अपराधी है यहाँ अपराध करके भागा हुआ है और अब इंग्लैंड में बैठा है। अब यहाँ इंग्लैंड की पुलिस ने भी इसके पीछे का मोटिव खंगालना शुरू किया बिना श्रेयन दीवानी को बताए। तो यहाँ उन्हें इस जांच में एक लियोपोल्ड लेजर नाम का लड़का मिला जो कि कोई और नहीं बल्कि गे था। और यहाँ लियोपोल्ड पुलिस के सामने आकर उन्हें बताता है कि श्रेयन दीवानी तो उसका एक क्लाइंट है और उसको बल्कि पैसे देकर उसके साथ संबंध बनाता है। अब ये चीज क्या थी और ये चीज पुलिस के सामने एक नई सामने आई कि हाँ श्रेयन दीवानी स्ट्रेट नहीं बल्कि गे था। लेकिन अगर वो गे था तो उसने एनी दीवानी के साथ शादी क्यों करी, उसके साथ इतने टाइम तक प्यार का नाटक क्यों किया। यहाँ लियोपोल्ड ने ही पुलिस को बताया कि उसने शादी से कुछ दिन पहले भी उसके साथ संबंध बनाए थे और यहाँ संबंध बनाते हुए श्रेयन ने लियोपोल्ड को बताया था कि उसके घर वालों की तरफ से उसके ऊपर शादी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहता। जब इस चीज को प्रूव करने के लिए पुलिस ने जब श्रेयन की हिस्ट्री को खंगाला तो ये पता चला कि हाँ ये सब कुछ सही है और यहाँ श्रेयन ने gedar.net नाम की एक साइट पर अपना अकाउंट बना रखा है और वो इस अकाउंट पर काफी एक्टिव भी है। जी हाँ, शादी से पहले भी वो एक्टिव था और यहाँ तक कि जिस दिन एनी का मर्डर हुआ उस दिन भी और उसके मर्डर होने के 2 दिन बाद तक भी वो इस साइट पर 1-1 घंटे के लिए एक्टिव था। अब ये केस लगभग आईने की तरह साफ हो चुका था, लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि श्रेयन दीवानी अब इंग्लैंड बैठा था और ये मामला इंटरपोल के हाथों में जा चुका था। यहाँ साउथ अफ्रीका की कोर्ट में श्रेयन के खिलाफ अपने ही पार्टनर के मर्डर का आरोप साबित करती है और उसे अब वापस साउथ अफ्रीका लाने की तैयारियां शुरू की जाती है। और यहाँ इस तैयारी
जारी के लिए साउथ अफ्रीका की कोर्ट इंग्लैंड की कोर्ट में एक अर्जी दाखिल करती है कि यहाँ श्रेयन देवानी को उनके हाथों में सौंपा जाए। 7 दिसंबर सुबह 10:30 बजे यहाँ श्रेयन देवानी को ब्रिस्टल इंग्लैंड से इंग्लैंड की पुलिस द्वारा ही उठा लिया गया, लेकिन अभी भी उसको साउथ अफ्रीका की पुलिस के हाथों सौंपा नहीं गया था। खैर, अब यहाँ साउथ अफ्रीका में जोला टोंगो को दिसंबर 2010 में 18 साल की सजा सुनाई और यहाँ क्वाबे को 2 साल बाद 25 सालों की सजा सुनाई गई। और जबकि जोलीले मंगिनी पर यह आरोप साबित हुआ कि उसी ने एनी दीवानी के ऊपर गोली चलाई थी और उसी ने उसका मर्डर किया था, इसलिए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि अंत तक यहाँ जोलीले ये मना करता रहा कि उसने कभी गोली नहीं चलाई। खैर, यहाँ अगले कई सालों तक इंग्लैंड की कोर्ट में ये केस चलता रहा कि किस तरह से और कब श्रेयन देवानी को साउथ अफ्रीका की पुलिस के हाथों सौंपा जाएगा। खैर, 4 साल की सुनवाई के बाद मार्च 2014 में इंग्लैंड कोर्ट ने साउथ अफ्रीका के प्रत्यार्पण की अर्जी को स्वीकार कर लिया और अब यहाँ श्रेयन देवानी का साउथ अफ्रीका जाना पक्का हो चुका था। साउथ अफ्रीका अब यहाँ श्रेयन देवानी पहुंचा अपने वकील के साथ और यहाँ पहुंचते ही उसे अपने ही बीवी के मर्डर के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अक्टूबर 2014 को श्रेयन देवानी को साउथ अफ्रीका की कोर्ट में पेश किया गया। एनी का पूरा परिवार इस कोर्ट के बाहर खड़ा हुआ था और यहाँ तक कि दुनिया भर की मीडिया की नजरें इस कोर्ट के बाहर ही अब लगी हुई थी और सभी को इंतजार था इस बात का आखिर क्यों यहाँ श्रेयन देवानी ने अपनी बीवी का मर्डर करवाया। लेकिन यहाँ अब ये केस देखते ही देखते पलट गया। जी हाँ, अभी तक जिसे हम आरोपी मान रहे थे वो कैसे यहाँ पर बरी होकर निकल गया, ये जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, यहाँ जैसे ही साउथ अफ्रीका के सरकारी वकील ने श्रेयन देवानी पर आरोप साबित करने स्टार्ट किए, लेकिन यहाँ श्रेयन देवानी का वकील पहले से ही तैयार था और उन्होंने सीधा जाकर कोर्ट में रख दिया कि श्रेयन देवानी गे नहीं बल्कि बाइसेक्सुअल है। अब जहाँ सरकारी वकील इस बात को ग्राउंड बनाकर बैठे हुए थे कि वो गे था तो उसको अपनी बीवी में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने मर्डर करवा दिया। लेकिन जैसे ही श्रेयन देवानी के वकील ने बाइसेक्सुअल वाला पॉइंट रखा तो यहाँ सरकारी वकील का ग्राउंड लगभग आधा क्लियर हो गया। जिसके बाद साउथ अफ्रीका के कोर्ट में लियोपोल्ड को पेश किया गया, जिसके साथ श्रेयन देवानी अक्सर संबंध बनाया करता था। लेकिन यहाँ लियोपोल्ड की गवाही को इसलिए खारिज कर दिया गया क्योंकि यहाँ श्रेयन ने खुद मान लिया था कि वो बाइसेक्सुअल है। तो यहाँ बाइसेक्सुअल होना कोई जुर्म नहीं है, वो मर्दों के साथ साथ औरतों में भी इंटरेस्टेड हो सकता है। जिसके बाद सरकारी वकील ने यहाँ उन पैसों को ग्राउंड बनाया जो वो एक्सचेंज से उस दिन टोंगो के साथ जाकर बदलवा कर लाया था और यहाँ सरकारी वकील का कहना था कि वो इन पैसों से ही एनी दीवानी का मर्डर करवाना चाहता था। लेकिन यहाँ श्रेयन देवानी के वकील इसके लिए भी तैयार थे और यहाँ उन्होंने कहा कि वो इस पैसों से सुपारी किलिंग नहीं बल्कि एनी को सरप्राइज देना चाहता था और वो हेलीकॉप्टर की राइड लेने वाले थे उस रात। और ये बात कोर्ट में प्रूव हो भी गई, ना ही इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन उठा। सब कुछ जो सरकारी वकील सोचकर बैठे हुए थे वो उन सब के ऊपर पानी फिर चुका था और अब यहाँ बाइज्जत बरी हो चुका था श्रेयन देवानी। लेकिन मेरे यहाँ सवाल ये है कि अगर उस रात श्रेयन देवानी एनी दीवानी को हेलीकॉप्टर राइड देना चाहता था तो वो इतनी दूर किसी सुनसान इलाके में जाकर क्यों देगा, जबकि वो केप ग्रेस होटल जिसमें वो रुके हुए थे उस होटल के लिए हेलीकॉप्टर राइड का इंतजाम करवाना 5 मिनटों का खेल था। इसके अलावा वो सुशी खाने के लिए 40 किलोमीटर दूर उस सुनसान इलाके में क्यों गए, जबकि उनके होटल में ही वहां की जानी मानी सुशी डिश बनाई जाती थी। ये सब कुछ क्या था? ये सब कुछ मेरे ख्याल से एक प्री प्लान मर्डर ही था। आपको इसके बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। तो ये बदकिस्मत कहानी थी बेचारी एनी दीवानी की, जो बनाने तो हनीमून गई थी लेकिन लाश बनकर वापस अपने घर लौटी। आज तक इस केस के ऊपर बहुत सारे सवाल उठाए जाते हैं कि असल में यहाँ क्या हुआ था, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। खैर, अगर आपको मुझसे इंस्टाग्राम पर बात करनी हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट ध्वनि देसाई व्यास को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।